आपके लिए लेके आई हूँ सीआरपीसी का एक और लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कोर्ट जाते हो एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ इंटर्न या एज ले मैन भी, एक कॉमन मैन की तरह भी आप जब कोर्ट जाते हो तो आपको बहुत ऐसा लगता है कि यार इतने सारे कोर्ट रूम चाहिए, कौन सा कोर्ट रूम किसका है, कौन से जज का है, और डिसाइड कैसे होता है, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से कोर्ट रूम में कौन सा जज बैठेगा, और ये कौन सा सबऑर्डिनेट होता है, कौन सा सबसे ऊपर होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपके दिमाग में, और एक लॉ स्टूडेंट के लिए ये सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, जो हमें बताता है व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट रहता है, कौन से जज होते हैं, कौन से जज होते हैं, एंड उनके सबऑर्डिनेट कौन से आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स या जजेस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज, जो कि हमारा हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो अब ये यहाँ पे ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है सीआरपीसी के चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होता है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हायरार्की जनरली क्या बताता है? हायरार्की हमारा ये बताता है कि एक स्टेप वाइज ऊपर से नीचे तक, जैसे स्टेयर्स होती हैं, हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे कोर्ट का एक ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर क्या होगा, या आप बोल लीजिए नीचे से ऊपर तक का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको ये हायरार्की बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हमारा हायरार्की कहाँ पे दिया हुआ है? चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी में है। और चैप्टर 2 जैसा मैंने बताया स्टार्ट होता है सेक्शन 6 से, तो हम उससे आगे डील करते हैं। और ये आपको पता होगा, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कोर्ट्स को। एक सेशन कोर्ट, सेशन जो डिवीज़न होता है, ये सारी चीज़ें सेशन कोर्ट और इन सब चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट करती है। तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही वो ये सारे काम करती है। उसके बाद हम आते हैं अपने सेक्शन 6 पे। तो सेक्शन 6 हमारा क्या बोलता है, हम एक बार सेक्शन पढ़ते हैं। Besides the high courts and the courts constituted under any law other than this code, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely courts of session, judicial magistrates of first class, and in metropolitan area metropolitan magistrates. तीसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकेंड क्लास, और चौथा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। तो हमारा ये सेक्शन बोलता है कि ये 4 तरह के कोर्ट्स होंगे अदर देन हाई कोर्ट, और या कोई और कोर्ट जो स्टैब्लिश्ड हुआ हो किसी और कोर्ट में, किसी और लॉ के अंडर। तो हाई कोर्ट या किसी स्पेशल कोर्ट के अलावा ये 4 तरह के कोर्ट्स होंगे, जो कि है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो हम आज पहले 3 के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक डिफरेंट टॉपिक है, तो हम उसे फिर कभी डील करेंगे, और हम पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हायरार्की जनरली होती क्या है। तो सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप जानते हैं एपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है अपील का। तो सुप्रीम कोर्ट हर, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जनरली, और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है। हाई कोर्ट के पास भी अपील की पावर होती है, जहाँ पे आप अपील कर सकते हो, और सेशन कोर्ट से जितने भी हमारे जजमेंट जाते हैं वो सारे वहाँ पे अपीलेबल होते हैं हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट के बाद फिर आता है हमारा सेशंस कोर्ट, जो यहाँ से रोल प्ले होता है हमारे सेशन के जुडिशरी का, जो कि आप नॉर्मल कोर्ट्स में देखते हैं। तो नॉर्मल कोर्ट्स में जब आप जाते हैं एक सेशन में, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा जज होता है? वो होता है सेशन जज, जिनके लिए होता है सेशन कोर्ट। उनके साथ ही आप देख सकते हैं सेशन जज के साथ ही एडिशनल सेशन जज भी होते हैं। तो कभी भी आप अगर एक सेशन में जा रहे हैं तो आपको वहाँ हमेशा एक सेशन जज ही मिलेगा, लेकिन उनके साथ एडिशनल सेशन जज बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो सेशन जज एक होगा, लेकिन एडिशनल सेशन जज एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हमारे असिस्टेंट सेशन जज, और दूसरे साइड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि दोनों साथ में एक ही लेवल पे होते हैं दोनों, असिस्टेंट सेशन जज भी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी। नेक्स्ट उसके बाद जब आप जाते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट में कौन कौन आता है? उनके सबऑर्डिनेट में आते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर उसके नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ऐसे आता है। और बाकी स्पेशल मजिस्ट्रेट्स भी बनाए जाते हैं कई बार स्पेशल मैटर्स के लिए, स्पेशल कोर्ट्स के लिए, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं उनका कौन से लेवल पे रहता है उनका कोर्ट।
तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोर्ट में जब आप जाते हैं तो। और वही सेम स्ट्रक्चर जब आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में जा रहे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपका कौन होता है, सेशन जज के बाद। सेशन जज के बाद हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे दूसरे सेशन में। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं कौन कौन से, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपने देखा। अब हम आगे सेक्शंस पे आते हैं कि इससे आगे हमारे कौन से सेक्शंस इन चीज़ों से डील करते हैं। तो सेक्शन 6 में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, तो उसके बाद फिर आगे सेक्शन 7 हमारा क्या बोलता है। उसमें बेसिकली बहुत लंबा सेक्शन है वो, लेकिन वो 3-4 चीज़ें बताता है आपको। पहला कि हर स्टेट में सेशन डिवीज़न होगा जो कि स्टेट करिए, और ये सेशन डिवीज़न एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को भी मिला के हो सकता है, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ये ऐसा डिफाइन नहीं है, ये स्टेट के ऊपर है उसको डिवाइड करना। वही एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी एक सेपरेट सेशन डिवीज़न माना जाएगा जो कि स्टेट उसे डिफाइन करेगी। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका एक सेपरेट सेशन डिवीज़न होता है, भले वो एक सेपरेट उसके अलावा भी वहाँ पे एक सेशन डिवीज़न हो उसके बाद भी। फिर हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वो लिमिट्स भी चेंज कर सकती है। लिमिट्स मतलब मेनली टेरिटोरियल लिमिट्स जो होती हैं कोर्ट्स की, वो डिफाइन होती हैं और उसको चेंज कर सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट विद टाइम। फिर नेक्स्ट आता है उसका सब क्लॉज 3 कि सॉरी, ये जो सेशन डिवीज़न है उसको स्टेट सब डिवीज़न में भी डिवाइड कर सकती है। एक सेशन को बहुत सारे सब डिविजन्स में भी डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक सेशन बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसको अकेले एक सेशन जज नहीं चला सकता, इसलिए उसे सब डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सब डिवाइड भी स्टेट करती है। और ये सारी चीज़ें, और इससे पहले अगर इस कोर्ट के आने से पहले अगर कोई ऐसा सेशन डिवीज़न था तो वो अभी भी कंटिन्यू करेगा एज इफ ये इस कोर्ट के अंदर ही बना गया हो। ये हमारा सेक्शन 7 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 8 हमारा मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को डिफाइन करता है। अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ क्या होते हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया कब डिक्लेयर कर सकती है। उसके लिए एक बेसिक कंडीशन है कि अगर उस जगह की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो तो 1 मिलियन हमारा पॉपुलेशन लिमिट होता है, और एक पॉपुलेशन लिमिट के हिसाब से ही कोई भी प्लेस को हम मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर करते हैं। तो कोई भी जगह अगर 1 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाता है। जैसा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये ऐसे जो हैदराबाद, ये सारे जो बड़े बड़े शहर हैं ये ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को ही पार होता है। और उसके बाद अगर उस स्टेट की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाती है कभी भी, तो स्टेट उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो टैग है वो वापस भी ले सकती है, वो हटा भी सकती है। लेकिन अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से हट जाता है कोई भी जगह को, तो उसके बाद वो चीज़ें उसको स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद वहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं उस टाइम पे, वो केसेस तब भी एज इट इज़ ही चलते हैं, जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही हो अभी भी, जब तक वो केसेस पूरे सॉल्व ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया से बेसिकली ये डील करती हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट के पास मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेके क्या क्या पावर्स होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 9, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा। ये डिफाइन करता है एक तरह से, आप देख लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, कैसे बनेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी हर सेशन डिवीज़न के लिए, ये बोलता है सेक्शन 9। फिर बोलता है एक सेशन कोर्ट जो होगा, इट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाई अ जज टू बी अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है कि जजेस का अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, ये सारी चीज़ें, ये सारे पावर होते हैं हाई कोर्ट के पास। तो एक हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी सेशन जज को। और फिर आता है एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये सब को भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगी, और उनका जुरिसडिक्शन भी उनका जुरिसडिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड कर देगा कि क्या जुरिसडिक्शन है। फिर आता है उसका सब क्लॉज 4, जो कि बोलता है द सेशंस जज ऑफ वन सेशन डिवीजन may be appointed by the High Court to be also an additional sessions judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in other division as the High Court may direct. इसका मतलब ये है कि एक सेशन जज जो कि एक सेशन का जज होगा, उसको कहीं और का भी एडिशनल सेशन जज बनाया जा सकता है, और ये पार होती है हाई कोर्ट के पास। तो और वो कहाँ कहाँ पे उसकी कोर्ट होगी, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करता है हाई कोर्ट। फिर 5वां उसका सबसेक्शन बोलता है वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशंस जज इज वेकेंट,
द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाई एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, और इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशंस जज by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सेशन जज की पोस्ट वेकेंट है तो हाई कोर्ट उसके लिए अरेंजमेंट कर सकती है कि जो भी केसेस उनके कोर्ट रूम में हैं उनका डिस्पोजल अर्जेंटली हो, किसके द्वारा, असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा, और या फिर अगर वो नहीं भी हैं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कोई दूसरा मजिस्ट्रेट जो कि डिसाइड किया जाएगा वहाँ पे, ये कहता है। फिर उसका नेक्स्ट सब क्लॉज 6 क्या बोलता है, द कोर्ट ऑफ सेशंस शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशंस डिविजन, इट मे with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of that case or the examination of any witness or witnesses therein. इसका सिंपल सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक प्लेस ऑर्डिनरली डिसाइड की जाती है कि ये कोर्ट रूम कहलाएगा, ये इनका कोर्ट होगा, जो कि आप जनरली देखते हैं एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जो हम कोर्ट जिसको बोलते हैं बाउंड्री को। तो लेकिन उसके अलावा भी अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि किसी केस के लिए ये ज़रूरी है कि कन्वीनियंट है विटनेसेस के लिए भी और बाकी पार्टीज़ के लिए भी कि वो कहीं और उस केस का डिस्पोजल करे, तो कोर्ट प्रोसिक्यूशन से एक कंसेंट लेके और अक्यूज से कंसेंट लेके किसी और जगह पे भी उस केस का डिस्पोजल कर सकती है। तो फिर ये सेक्शन 9 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 जो कि मेनली बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज। तो जो भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इन दोनों की पावर्स और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन बस ये होता है कि एक सेशन जज होता है और एक से ज़्यादा एडिशनल सेशन जज होते हैं, अदरवाइज़ उनकी पावर्स सेम होती हैं। लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के, और सेशन जज के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन से केसेस कौन से असिस्टेंट सेशन जज के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें। और कोई अगर अर्जेंट एप्लीकेशन है तो वो उसका डिस्पोजल कौन सा असिस्टेंट सेशन जज करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का पावर सेशन जज के पास होता है। बेसिकली एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है असिस्टेंट सेशन जज, और जिसका कंट्रोल रहता है सेशन जज के पास। ये हमारा सेक्शन 10 बोलता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 11 पे, जो कि है हमारा कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, जितने उस डिवीज़न में कोर्ट्स की ज़रूरत होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट की, उतने सारे कोर्ट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे उस पर्टिकुलर सेशन में। और ये कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी इन आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। एक नोटिफिकेशन निकाल के कि इस एरिया में इस सेशन में इतने सारे मजिस्ट्रेट्स की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, तो इतने सारे कोर्ट रूम्स होने चाहिए इनके लिए, इतने सारे पोस्ट बनने चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही करेगी, और एक जगह के लिए एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का, जहाँ पे उसे लगता है कि कोई स्पेशल मैटर है या स्पेशल मैटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं किसी एक तरीके के, तो उनके लिए उसे बनाना है। ये पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है कि अगर कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का स्टैब्लिशमेंट करना है तो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है, लेकिन जो बेसिकली अपॉइंटमेंट और रिमूवल वाला काम होता है वो हमारा हाई कोर्ट करती है। तो ये पावर यहाँ पर भी हाई कोर्ट को दी गई है कि उनको रिमूव भी या अपॉइंट भी कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकती है। सॉरी। और अगर हाई कोर्ट को लगता है, कभी भी ऐसा लगता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोई पावर है वो या सेकंड क्लास किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना है, तो वो पावर भी दे सकती है किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है तो। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बोलता है। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जनरली हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही होते हैं, लेकिन उनमें मेरिट वाइज जो या फिर जो अपने मेरिट वाइजिंग जो सबसे हाई रैंक के होते हैं उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा।
इसलिए अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा, सॉरी हाई कोर्ट के द्वारा ये चीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, फिर हाई कोर्ट उसका सबसेक्शन 2 बोलता है, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकता है और उसको वो पावर दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से का पावर दे सकता है हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। फिर तीसरा उसका बोलता है सबसेक्शन, द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिविजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे सब डिवीजन होता है वहाँ पे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, तो वहाँ पर भी हाई कोर्ट किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और ये सारे जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये सारे किसके कंट्रोल में होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस एरिया का होता है उनके कंट्रोल में आते हैं ये सारे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस सेक्शन में ये है। फिर हम आते हैं सेक्शन 13 में, जो कि हमारा बताता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। तो हाई कोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को बोलती है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर तरह के केसेस के लिए एक स्पेशल जज की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे अपॉइंट कर देती है, और जो कि फर्स्ट क्लास का है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को या अपॉइंट करती है, या फिर सेकंड क्लास के भी हो सकते हैं वो, जैसा हाई कोर्ट को ठीक लगता है, किसी पर्टिकुलर टाइप के केसेस को डील करने के लिए इन एनी लोकल एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा। और ये उनको जो भी पावर्स दी जाती हैं वो हाई कोर्ट देती है, उस जज को जो भी पावर होती हैं, और वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि उनके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बीइंग फॉर अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनका डेजिग्नेशन भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा, और वो इतने टर्म के लिए अपॉइंट होंगे जितना हाई कोर्ट उनको अपॉइंट करेगा जितने टर्म के लिए, लेकिन कोई भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से नोट करना कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, तो उनका टेन्योर सिर्फ 1 साल का ही होता है ज़्यादातर। और उसके बाद फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी ऐसा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हो सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, जहाँ पे जिस सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल वहाँ पे मजिस्ट्रेट चाहिए। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, और उसके अलावा नॉर्मल एक सेशन डिवीजन में भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है। फिर हम आते हैं इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड जो जजेस के बारे में बात होती है उनके पास हम आते हैं। तो हमारा सबसे पहला वो जो सेक्शन है सेक्शन 8, जो कि बताता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ कौन से होंगे, वो मैंने आपको समझा दिया है क्या होंगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। तो जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। तो उसके बाद फिर हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में सेक्शन 16 बात करता है। तो वो बताता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कौन सा होगा। तो हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने कोर्ट्स की ज़रूरत होगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के लिए, उतने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होंगे वहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके उन्हें वहाँ पे कोर्ट उनके हिसाब लिए इस्टेब्लिश कराएगी। और ये जो भी वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, मतलब ये जितने भी ऑफिसर्स या और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ही पावर है। और उनके जुरिस्डिक्शन और पावर ये सारी चीज़ें भी डिफाइंड होंगी, और उनका वो जनरली टेरिटोरियल जो एरिया होता है वो जितना मेट्रोपॉलिटन एरिया है उतना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 17, जो कि इसके बारे में बात करता है, जैसा कि हमारा वो बताता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। तो जैसा हमारा सेशन में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, सेम वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। यहाँ पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं वो हमारे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं, वो सबऑर्डिनेट हैं उनसे। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 18, जो कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है। तो जैसा हमारा सेशन डिवीजन में एक स्पेशल जज होते हैं,
स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं, सॉरी, वैसे ही हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और उनके लिए भी सेम वो सारी चीज़ें, सेम पावर्स और सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं जो कि हमारा स्पेशल मजिस्ट्रेट के लिए अप्लाई होता है। इनके लिए भी मतलब इनका टर्म भी 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता और हाई कोर्ट इनके लिए बाकी के रूल्स सारे और इनका टेरिटोरियल डिवीजन ये सब कुछ हाई कोर्ट डिसाइड करती है। तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में सब था। अब जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो सारे किसके सबऑर्डिनेट होंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। वैसे ही हमारे जो सेशन में होता है, सेशन डिवीजन में भी जितने मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होंगे वो सब किसके अंडर होंगे, किससे सबऑर्डिनेट होंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। तो ये सारे उनके पावर्स, ये और एरिया, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन एरिया में। तो एक हायरार्की जो होती है वो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि सबसे ऊपर कौन होता है? एक सेशन जज, और उसके बाद सबसे लोअर लेवल पे जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास आते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ताकि आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम कोर्ट में जाएं तो आपको ये ना लगे कि यार ये कौन सा कोर्ट है, ये किसका कोर्ट है। ये सारी चीज़ें आई होप मैंने क्लियर कर दी होंगी। वैसे तो बहुत सारे सेक्शन जैसे बहुत लंबे, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट सारे सेक्शंस आपको बता दिए हैं। कौन से सेक्शन में क्या है ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बाकी अब आप कभी भी कोर्ट जाएं और ज़रूर जाएं और देखें कि कोर्ट में क्या हायरार्की होती है, और अब शायद आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो प्लीज़ अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कानून सीखो। थैंक यू।